हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समर्पण शाह। गाइस, इस वीडियो में हम एसएससीडी पेपर सॉल्यूशन 20 फरवरी 2024 के सेकंड शिफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं। गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के किस प्रभाव में 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च की? फर्स्ट ऑप्शन ए है अधिनायकवादी पूंजीवाद, ऑप्शन बी पूंजीवादी, ऑप्शन सी अराजकतावाद, ऑप्शन डी समाजवादी। गाइस, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है समाजवादी प्रभाव में जो है 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च की। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, पंचवर्षीय योजनाएं। गाइस, पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें। पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत जो है सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर से जो है 1928 में जोसेफ स्टालिन के द्वारा जो है की गई। पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत सोवियत संघ में 1928 में जोसेफ स्टालिन के द्वारा जो है शुरू की गई थी। एंड भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का जो जनक है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का जनक किसे कहा जाता है? भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का जनक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। एंड भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं जो है लागू की जा चुकी हैं एंड 6 वर्षीय योजनाएं। भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं एवं 6 जो है वर्षीय योजनाएं जो है लागू की जा चुकी हैं। एंड पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं ये योजना आयोग बनाता था। गाइस, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि पंचवर्षीय योजनाएं जो है कौन बनाता था? तो योजना आयोग बनाता था। एंड पंचवर्षीय योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए जो है किसे बनाया गया था? ये एनडीसी को बनाया गया था। राष्ट्रीय जो विकास परिषद है एनडीसी, इसे बनाया गया था। एंड एनडीसी के बारे में बात करें, जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसकी स्थापना जो है 6 अगस्त 1952 को की जाती है। एंड इसको जो है सुपर कैबिनेट के रूप में भी जो है जाना जाता है। नेक्स्ट गाइस, जब हमारी जो पंचवर्षीय योजना है उनके बारे में बात करते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से लेकर 1956 के मध्य में चलाई गई थी। एंड ये जो है किस मॉडल पर आधारित थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। एंड पहली पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। एंड पहली पंचवर्षीय योजना के तहत ही जो है सिंचाई की पूर्ति के लिए जो है भाखड़ा नांगल परियोजना, व्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये सभी की सभी जो है स्थापित की गई थी। एक बार फिर से देखते हैं गाइज, पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 1956 के मध्य में चलाई गई थी। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। एंड पहली पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। एंड पहली पंचवर्षीय योजना के तहत ही जो है भाखड़ा नांगल परियोजना, व्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये सभी जो है स्थापित की गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से 1961 के मध्य में चलाई गई। एंड दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। एंड दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है उद्योग क्षेत्र को जो है प्राथमिकता दी गई है। एंड दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत जो है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र और राउरकेला इस्पात संयंत्र ये जो है स्थापित की गई है। गाइज, पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को जो है प्राथमिकता दी गई थी। सेकंड पंचवर्षीय योजना में जो है उद्योग क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है। पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है भाखड़ा नांगल परियोजना, व्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना को स्थापित किया गया था। एंड सेकंड पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र एंड राउरकेला इस्पात संयंत्र, ये सभी के सभी जो है स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1961 से 1966 के मध्य में चलाई गई थी। एंड तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है सुखमय चक्रवर्ती के प्लानिंग मॉडल पर आधारित है। एंड इसमें जो है अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना, इसको जो है प्राथमिकता दी गई है। एंड तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो है बोकारो इस्पात संयंत्र, ये जो झारखंड में है, ये सोवियत संघ के द्वारा जो है स्थापित किया गया है। एंड तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत जो है हरित क्रांति का जो है जन्म होता है। एंड तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो है भारत चीन का युद्ध जो है 1962 में होता है। भारत पाक का युद्ध जो है 1965 में होता है।
गाइस इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है भारत चीन का युद्ध होता है, तो किसी योजना के अंतर्गत, तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। एंड भारत पाक का युद्ध कब होता है, 1965 में, किस योजना के अंतर्गत है, ये भी जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही होता है। एंड तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही जो है भारत में भीषण अकाल पड़ा था, तो ये भी आपको जो है पता होना चाहिए। नेक्स्ट, चौथी पंचवर्षीय योजना। गाइस चौथी पंचवर्षीय योजना जो है 1969 से 1974 के मध्य में जो है चलाई गई थी। एंड चौथी पंचवर्षीय योजना जो है गाडगिल फॉर्मूले पर आधारित है। एंड चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है न्याय के साथ गरीबी कम करना और विकास कार्य में जो है तेजी लाना, ये जो है इसको जो है प्राथमिकता दी गई है। एंड चौथी पंचवर्षीय योजना जो है इसमें जो है 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया। गाइस इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत जो है 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत जो है 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया। एंड चौथी पंचवर्षीय योजना जो है 1969 से 1974 के मध्य में जो है चलाई गई। एंड गाडगिल फॉर्मूले पर आधारित है। एंड इसमें प्राथमिकता किसको दी गई थी, न्याय के साथ गरीबी कम करना और विकास कार्य में जो है तेजी लाने को जो है प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट, पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है 1974 से 1978 के मध्य में चलाई गई थी। एंड इसमें जो है गरीबी हटाना और आत्मनिर्भर बनाने को जो है प्राथमिकता दी गई थी। एंड पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है ये केवल 4 साल की थी। तो गाइज ये भी जो है आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है केवल 4 साल के लिए चलाई गई थी। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है केवल 4 साल के लिए चलाई गई थी। नेक्स्ट, छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें। छठी पंचवर्षीय योजना जो है 1980 से 1985 के मध्य में चलाई गई। एंड इसमें जो है गरीबी हटाना और रोजगार में वृद्धि करने को जो है प्राथमिकता दी गई। एंड सातवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो है 1985 से 1990 के मध्य में चलाई गई। एंड इसमें जो है फूड प्रोडक्शन, उत्पादकता और रोजगार बढ़ाने को जो है प्राथमिकता दी गई। एंड आठवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें तो आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 1997 तक चलाई गई। एंड आठवीं पंचवर्षीय योजना में जो है रोजगार सृजन करना और जनसंख्या नियंत्रण को जो है प्राथमिकता दी गई। नेक्स्ट, नवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें तो नवीं पंचवर्षीय योजना जो है 1997 से लेकर 2002 तक चलाई गई। एंड नवीं पंचवर्षीय योजना में जो है न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को जो है प्राथमिकता दी गई। एंड 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2002 से लेकर 2007 तक चलाई गई। एंड 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो है देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में जो है प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना, इसको जो है प्राथमिकता दी गई, या कहें कि ये जो है इसका उद्देश्य था। एंड 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक चलाई गई। एंड इसमें जो है तीव्रतम एवं समावेशी विकास को जो है प्राथमिकता दी गई, या कहें कि ये इसका उद्देश्य था। एंड 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2012 से लेकर 2017 तक जो है चलाई गई। एंड 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था, या कहें कि इसकी जो प्राथमिकता थी, वो थी स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता का सुधार करना, या कहें कि एक तरीके से समग्र विकास करना। ये सभी जो थी 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी। एंड इसके बाद जो है पंचवर्षीय योजनाओं को जो है समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस, या कहें कि CDS के रूप में जो है निम्न में से किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ऑप्शन बी जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे, ऑप्शन सी एडमिरल R हरि कुमार, ऑप्शन डी जनरल मनोज पांडे। गाइज पहले जो चीफ ऑफ डिफेंस थे वो थे जनरल बिपिन रावत। एंड जो सेकेंड चीफ ऑफ डिफेंस जो है वो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को जो है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में जो है नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए भूषण रामकृष्ण गवई, ऑप्शन बी संजीव खन्ना, ऑप्शन सी संजय किशन कौल, ऑप्शन डी एस अब्दुल नजीर। गाइज आंध्र प्रदेश का जो राज्यपाल है वो जो है एस अब्दुल नजीर को जो है नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट,
संगीत नाटक अकादमी नृत्य और नाटक के लिए जो है भारत की राष्ट्रीय अकादमी है। इसे 1952 में जो है तत्कालीन किस मंत्रालय के प्रस्ताव के द्वारा जो है बनाया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष जो थे डॉक्टर पी.वी. राजमनार थे। गए जी संगीत नाटक अकादमी के जो पहले अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर पी.वी. राजमनार थे। लेकिन ये पूछ रहे हैं कि संगीत नाटक अकादमी को किसके प्रस्ताव पर जो है बनाया गया था, या किस मंत्रालय के प्रस्ताव पर बनाया गया था। ऑप्शन ए कला मंत्रालय, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी नृत्य मंत्रालय, ऑप्शन डी परिवहन मंत्रालय। गाइस संगीत नाटक अकादमी को जो है 1952 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है शिक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव पर जो है बनाया गया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड गाइस वर्तमान में जो संगीत नाटक अकादमी है ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत है। नेक्स्ट संगीत नाटक अकादमी। गाइस संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जो है 1952 में की जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा जो है प्रिंट है 1952। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जो है 1952 में की जाती है एंड इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है एंड इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है वो डॉक्टर संध्या पुरेचा है। गाइस संगीत नाटक अकादमी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर संध्या पुरेचा हैं एंड संगीत नाटक अकादमी के जो पहले अध्यक्ष थे वो पी.वी. राजमनार थे। संगीत नाटक अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर संध्या पुरेचा, पहले अध्यक्ष पी.वी. राजमनार एंड इसमें पुरस्कार की शुरुआत भी जो है 1952 से ही जो है की जाती है एंड संगीत नाटक अकादमी जो है ये वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, बट इसकी जो शुरुआत हुई थी वो शिक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव के द्वारा हुई थी, तो वो भी आपको जो ध्यान रखना है। एंड संगीत नाटक अकादमी के अंतर्गत जो है निम्न पुरस्कार दिए जाते हैं: संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी युवा पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार। एंड गाइस इसमें एक बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार और दिया जाता है, तो वो भी जो है आपको पता होना चाहिए। ये सभी के सभी जो है संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य है? कौन से भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य है? फर्स्ट है मुद्रा जारी करना, सेकंड है आखिरी कर्जदाता। गाइस ये दोनों के दोनों ही जो है रिजर्व बैंक के कार्य हैं, तो इनमें से जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक और दो दोनों के दोनों जो है सही है, ये दोनों के दोनों जो है रिजर्व बैंक के कार्य है। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। गाइस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करें, इसकी फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड आरबीआई की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 में की जाती है, 1934 के अधिनियम से की जाती है एंड आरबीआई का मुख्यालय जो है मुंबई में है, बट शुरू में जो है इसका मुख्यालय कोलकाता था। वर्तमान जो मुख्यालय वो मुंबई में है, लेकिन शुरू में जो है इसका मुख्यालय कोलकाता था। एंड आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के बारे में बात करें तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को किया जाता है एंड आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर है वो हैं शक्तिकांत दास, ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं एंड आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वो ओसबर्न स्मिथ हैं एंड आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर हैं वो हैं सी.डी. देशमुख। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख, आरबीआई के पहले गवर्नर ओसबर्न स्मिथ, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास, ये जो है 25वें नंबर के गवर्नर हैं एंड आरबीआई की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को की जाती है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को किया जाता है। नेक्स्ट, पन्नालाल घोष जो है निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए जो है प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सहनाई, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी बांसुरी, ऑप्शन डी घट्टम। गाइस पन्नालाल घोष जो है ये किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं या किस वाद्य यंत्र के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो पन्नालाल घोष जो है बांसुरी के लिए जो है जाने जाते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड गाइस यहाँ पे आप जो है पन्नालाल घोष जी का जो है पिक्चर भी देख सकते हैं। एंड गाइस बांसुरी वादक के बारे में बात करें तो बांसुरी वादक में पन्नालाल घोष तो हैं। पन्नालाल घोष के साथ हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, वी कुंजमणि, एन नीला, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, राकेश चौरसिया, ये सभी जो है प्रमुख बांसुरी वादक है एंड हरिप्रसाद चौरसिया जो है इनको जो है पद्म विभूषण जो है
2000 में मिल चुका है। एंड राकेश चौरसिया को जो है ग्रैमी पुरस्कार 2024 में मिला है। तो ये दोनों के दोनों हरिप्रसाद चौरसिया एंड राकेश चौरसिया, इनको भी जो है थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनको जो है पद्म विभूषण, हरिप्रसाद चौरसिया को पद्म विभूषण सन 2000 में मिलता है एंड राकेश चौरसिया को ग्रैमी पुरस्कार 2024 में मिलता है। तो इन दोनों को भी जो है आपको ध्यान रखना है। ये सभी के सभी जो है बांसुरी वादक है। नेक्स्ट, संविधान सभा ने संविधान को जो है कब अपनाया था, भारतीय संविधान को कब अपनाया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो गाइस संविधान सभा ने भारतीय संविधान को जो है 26 जनवरी 1949 को अपनाया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम में तो उत्तर पश्चिम जो है कमलों के लिए प्रसिद्ध था, और कौन सा भारत जो है सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था? कौन सा? ऑप्शन ए दक्षिण भारत, ऑप्शन बी पश्चिम भारत, ऑप्शन सी पूर्वी भारत, ऑप्शन डी उत्तर भारत। गाइज उत्तर पश्चिम भारत तो जो है कमलों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन सोने और कीमती पत्थरों के लिए जो है दक्षिण भारत महत्वपूर्ण था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है? गाइस बोनालू पर्व जो है किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। गाइस बोनालू फेस्टिवल जो है ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में ही मनाया जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है तेलंगाना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, तेलंगाना के त्यौहार। गाइस तेलंगाना के अन्य प्रमुख त्यौहारों के बारे में बात करें तो तेलंगाना के त्यौहार में बोनालू पर्व, बथुकम्मा पर्व, मेदराम जतारा पर्व, अलाई बिलाई पर्व, पीरला पंडुंगा त्यौहार, नागोबा जतारा, इनावोलू मलन्ना जतारा, कोमोरा वैली मलन्ना जतारा, समक्का सरलम्मा जतारा, चित्रम्मा जतारा, नुमाइश महोत्सव, ये सभी के सभी जो है तेलंगाना के प्रमुख त्यौहार हैं। एंड गाइस बोनालू पर्व के बारे में बात करें, बोनालू पर्व जो है माँ काली को समर्पित है एंड तेलंगाना के साथ साथ जो है आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जो है उनको चूज कर लेंगे। एंड बथुकम्मा पर्व के बारे में बात करें तो बथुकम्मा पर्व जो है ये फसल कटाई त्यौहार है एंड ये भी तेलंगाना के साथ साथ जो है आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। एंड अलाई बलाई पर्व जो है इसको तेलंगाना का दशहरा भी कहा जा सकता है। तो ये दोनों तरीके से जो है पूछा जा सकता है कि गाइस इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि तेलंगाना का दशहरा किसको कहेंगे? तो अलाई बलाई जो पर्व है इसको तेलंगाना का दशहरा भी कहा जा सकता है। एंड गाइस पीरला पंडुगा को जो है मुहर्रम भी कहा जा सकता है। या क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा गाइस, मुहर्रम को तेलंगाना में किस रूप में मनाया जाता है? तो मुहर्रम जो है इसको तेलंगाना में पीरला पंडुगा के रूप में जो है मनाया जाता है। आपको जो है थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है? महिला साक्षरता दर 2011 के अकॉर्डिंग किस राज्य में सर्वाधिक है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। गाइस ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है वो है केरल में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, जनगणना। गाइस सबसे पहले बात करते हैं जनगणना क्या है। जनगणना किसी देश या क्षेत्र में लोगों के बारे में विधिवत रूप से जानकारी इकट्ठा करना और उसे रिकॉर्ड करना, ये जो है जनगणना कहलाता है। अगर सिंपल कहें तो जन मतलब लोग और गणना मतलब गिनना, तो लोगों को गिनना या लोगों के बारे में कुछ जानना, कुछ इकट्ठा करना, वो जनगणना होता है। ठीक है। एंड विश्व में सर्वप्रथम जनगणना जो है 1749 में स्वीडन में की गई थी। एंड भारत में जनगणना की शुरुआत जो है 1872 में जो है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। एंड नियमित रूप से भारत में जो जनगणना है वो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई। एंड जनगणना आयुक्त जो है RA
गोपाला स्वामी थी। गाइस जी यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला, भारत में जनगणना कब से प्रारंभ हुई? 1872 से प्रारंभ हुई। तीसरा बनता है कि जनगणना जो है नियमित रूप से कब से प्रारंभ हुई? 1881 में नियमित रूप से प्रारंभ हुई। तीसरा ये बनता है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो स्वतंत्र भारत की जनगणना जो है 1951 में हुई। एंड जनगणना जो है ये गृह मंत्रालय की, केंद्रीय जो गृह मंत्रालय उसके अधीन आती है। एंड हेनरी वॉल्टर को भारतीय जनगणना के पिता के रूप में भी जो है जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि भारतीय जनगणना के पिता के रूप में जो है किसे जाना जाता है? हेनरी वॉल्टर को। नेक्स्ट, जनगणना 2011। गाइस 2011 के जो आंकड़े हैं वो भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उनको भी जो है ध्यान रखना है। गाइस 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो है देश की कुल जनसंख्या जो है 1,21,08,54,957 है, यानी कि 121 करोड़ भी जो है मोटे तौर पर आप जो है इसको ध्यान रख सकते हैं। महिला जनसंख्या के बारे में बात करें, महिला जनसंख्या जो है 58,75,84,719 है। गाइस महिला जनसंख्या 58,75,84,719 है, या कहें कि 48.53% है। एंड पुरुष जनसंख्या के बारे में बात करें 2011 के अकॉर्डिंग पुरुष जनसंख्या है 62,32,70,258, या कहें कि 51.47%। एंड सर्वाधिक जनसंख्या के बारे में बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, एंड यूटी है दिल्ली। सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? सर्वाधिक जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश की है। सर्वाधिक जनसंख्या किस यूटी की है? यूटी के बारे में बात करें तो यूटी है दिल्ली। एंड न्यूनतम जनसंख्या के बारे में बात करें तो सबसे न्यूनतम जो जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या राज्य के बारे में बात करें तो यह राज्य है सिक्किम। एंड यूटी के बारे में बात करें तो यूटी है लक्षद्वीप। गाइस दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक जनसंख्या किस यूटी की है? तो दिल्ली की। और न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है? तो सिक्किम की। न्यूनतम जनसंख्या किस यूटी की है? लक्षद्वीप की। एंड गाइस 2011 के अकॉर्डिंग जो है लिंगानुपात पूछे तो लिंगानुपात है 943। एंड सर्वाधिक लिंगानुपात के बारे में बात करें, सर्वाधिक लिंगानुपात है केरल का। राज्य में किस राज्य में केरल का है और कितना है? 1084। एंड यूटी में पुडुचेरी का है सर्वाधिक लिंगानुपात कितना है? 1037। एंड न्यूनतम लिंगानुपात के बारे में बात करें तो न्यूनतम लिंगानुपात राज्य में है हरियाणा का 879। एंड न्यूनतम लिंगानुपात यूटी में दमन और दीव का है 618। एंड गाइस साक्षरता दर के बारे में बात करें, भारत की साक्षरता दर है 74.04%। एंड महिला साक्षरता दर के बारे में बात करें, महिला साक्षरता दर जो है वो है 65.40%। एंड पुरुष साक्षरता दर के बारे में बात करें, पुरुष साक्षरता दर है 82.14%। एंड सर्वाधिक साक्षरता दर के बारे में बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता दर राज्य में तो है केरल की कितनी है? 94%। एंड यूटी में है लक्षद्वीप की 91.8%। एंड न्यूनतम साक्षरता दर के बारे में बात करें, न्यूनतम साक्षरता दर जो है राज्य में है बिहार की 61.8%। और यूटी में है दादर और नगर हवेली की 76.2%। नेक्स्ट, अमृतसर की संधि जो है किस वर्ष हस्ताक्षर की गई थी? ऑप्शन ए 1809, ऑप्शन बी 1808, ऑप्शन सी 1811, ऑप्शन सी 1810। गाइस अमृतसर में जो है 2 संधि होती हैं, एक होती है 1809 के, एक होती है 1809 में और एक होती है 1846 में। तो गाइस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है 1809 आएगा, क्योंकि 1809 और 1846 है तो ऑप्शन में 1809 दिया हुआ है, तो ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, अमृतसर की संधि। गाइस अमृतसर की जो है 2 संधि होती हैं, एक तो 25 अप्रैल 1809 को होती है और एक होती है 16 मार्च 1846 में। गाइस पहले जो संधि होती है 25 अप्रैल 1809 वाली, ये चार्ल्स मैक्लो की ईस्ट इंडिया कंपनी और रणजीत सिंह के मध्य में होती है। एंड दूसरी जो संधि है वो 16 मार्च 1846 को जो है ब्रिटिश सरकार और गुलाब सिंह के मध्य में होती है। एंड पहली संधि का जो परिणाम है वो ये, पहली संधि में जो मतलब एक तरीके से
क्या होता है, तो पहली संधि में ये होता है कि इस संधि ने जो है सतलुज नदी को सिख साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच में जो है सीमा के रूप में स्थापित कर जाएगी। गाइस पहली संधि का परिणाम ये है कि सतलज नदी सीमा के रूप में जो स्थापित हो गई। एक तरफ तो सिख साम्राज्य था और दूसरी तरफ ब्रिटिश साम्राज्य था। एंड गाइस दूसरी संधि का जो है परिणाम वो क्या निकले, तो दूसरी संधि में जो है इस संधि के तहत गुलाब सिंह को भूमि दे दी गई। एंड इसी संधि ने जो है कश्मीर में डोगरा शासन की शुरुआत की। जो दूसरी संधि हुई थी ब्रिटिश सरकार और गुलाब सिंह के मध्य में, उसका परिणाम ये निकला कि गुलाब सिंह को जमीन दे दी गई। एंड इसी संधि से जो है कश्मीर में डोगरा शासन की शुरुआत होती है। एंड दूसरी संधि ये जो 1846 वाली है, इसी संधि को जो है लाहौर की संधि के प्रस्ताव का जो है औपचारिकरण भी कहा जाता है। तो गाइस दोनों संधि जो है आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को जो है अल्लाह पूजा के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता किस श्रेणी में जो है सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा और लोकप्रिय है? ऑप्शन ए घुड़दौड़, ऑप्शन बी नौका दौड़, ऑप्शन सी बास्केटबॉल, ऑप्शन डी बैडमिंटन। गाइस ये जो अल्लाह पूजा के पास जो है नेहरू ट्रॉफी का जो है आयोजन किया जाता है, तो ये किस श्रेणी के अंतर्गत जो है इसका आयोजन किया जाता है, तो ये जो है नौका दौड़ से संबंधित है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जो है किसी शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है? फर्स्ट है ईगल, सेकंड है बास्केट। गाइस दोनों का ही संबंध जो है क्रिकेट से नहीं है। ईगल का संबंध तो है गोल्फ से, ईगल का संबंध है गोल्फ से, एंड बास्केट का संबंध है बास्केटबॉल से। तो आपको जो है दोनों ही पता होना चाहिए। बास्केट का संबंध किससे? बास्केटबॉल से। दोनों के दोनों जो है ये क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ए और दोनों के दोनों का संबंध जो है क्रिकेट से नहीं है। ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रिकेट से संबंधित शब्दावली के बारे में बात करें तो क्रिकेट से संबंधित शब्दावली में थर्ड मैन, एलपीडब्ल्यू, गली, एसेज, चाइनामैन, पॉपिंग क्रीज, डेड बॉल, सिली पॉइंट, ओवरथ्रो, पुल, मेडन, पिच, स्टंप, बेल्स, पवेलियन, फॉलो ऑन, फॉलो थ्रू, कैरम, गूगली, नकल बॉल, स्विंग, ब्रेस, हैट्रिक, यॉर्कर, रनर, डकवर्थ लुइस, बैंड योर बैक। ये सभी की सभी जो है क्रिकेट से संबंधित शब्दावली। एक बार फिर से देखते हैं गाइज, क्रिकेट से संबंधित शब्दावली में थर्ड मैन, एलपीडब्ल्यू, गली, एसेज, चाइनामैन, पॉपिंग क्रीज, डेड बॉल, सिली पॉइंट, ओवरथ्रो, पुल, मेडन, पिच, स्टंप, बेल्स, पवेलियन, फॉलो ऑन, फॉलो थ्रू, कैरम, गूगली, नकल बॉल, स्विंग, ब्रेस, हैट्रिक, यॉर्कर, रनर, डकवर्थ लुइस, बैंड योर बैक। ये सभी जो है क्रिकेट से संबंधित शब्दावली है। नेक्स्ट, जून 2023 में किसने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने की दिशा में जो है डे नल्म के साथ जो है साझेदारी की है? गाइज ये जो डे नल्म है ये एक योजना है। एंड डे नल्म की फुल फॉर्म क्या है? दीनदयाल अंत्योपाध्याय योजना, नेशनल अर्बन लिवलीहुड्स मिशन। ये जो है केंद्र सरकार की योजना है और इसके साथ जो है किसने समझौता किया है, ये किसने साझेदारी की है? ऑप्शन ए UNGA, ऑप्शन बी UNDP, ऑप्शन सी WHO, ऑप्शन डी यूनेस्को। गाइज डे नल्म के साथ जो है UNDP ने जो है साझेदारी की है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड गाइज डे नल्म के बारे में बात करें, डे नल्म की फुल फॉर्म क्या है? दीनदयाल अंत्योपाध्याय योजना, नेशनल अर्बन लिवलीहुड्स मिशन। एंड इसके उद्देश्य के बारे में बात करें तो डे नल्म योजना ये जो है केंद्र सरकार की योजना है। एंड इसके उद्देश्य में फर्स्ट उद्देश्य है शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट की जो है सुविधा देकर रोजगार के अवसर मुहैया कराना। सेकंड उद्देश्य है शहरी गरीबों को स्वरोजगार के लिए सहायता देना, जैसे कि स्ट्रीट वेंडिंग,
एंड थर्ड उद्देश्य है शहरी बेघरों को आश्रय मुहैया कराना, जो शहर के गरीब लोग हैं उनको आश्रय मुहैया कराना। एंड फोर्थ उद्देश्य है शहरी सड़क विक्रेताओं को उभरते बाजार के अवसरों तक जो है उनकी पहुंच की जो है सुविधा देना। एंड फिफ्थ जो उद्देश्य है शहरी गरीबों को व्यक्तिगत और समूह उद्यम स्थापित करने के लिए जो है बैंक ऋण पर जो है ब्याज अनुदान कराना। ठीक है, बैंक ऋण जो है ब्याज अनुदान कराना। तो ये सभी जो है डेनम योजना के उद्देश्य हैं। ये केंद्र सरकार की योजना है एंड यूएनडीपी ने जो है साझेदारी की है। नेक्स्ट एंड गाइस यूएनडीपी के बारे में बात करें, यूएनडीपी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड यूएनडीपी की स्थापना जो है 22 नवंबर 1965 में की जाती है एंड यूएनडीपी का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। एंड यूएनडीपी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं अचिम स्टेनर। यूएनडीपी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यूएनडीपी के वर्तमान अध्यक्ष जो है अचिम स्टेनर है। यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूएनडीपी की स्थापना जो है 22 नवंबर 1965 में की जाती है एंड यूएनडीपी की फुल फॉर्म के बारे में बात करें, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये यूएनडीपी की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा कितने से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी? ऑप्शन ए 400 से, ऑप्शन बी 500 से, ऑप्शन सी 600 से, ऑप्शन डी 300 से। गाइज कितने सदस्यों से अधिक से मिलकर बनेगी? 500 सदस्यों से अधिक से मिलकर बनेगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड इसका जो ये है अनुच्छेद 333 है, इसमें जो है इसका उपबंध किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस कौन से खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी लॉन टेनिस, ऑप्शन डी टेबल टेनिस। गाइज ये जो भारतीय खिलाड़ी जो लिएंडर पेस है ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये जो है लॉन टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पे जो है आप लिएंडर पेस को देख सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक आर्थिक और जातीय जनगणना SECC 2011 में अभावों को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मापदंड नहीं है? भाई यहाँ पे नहीं आएगा। कौन सा मापदंड नहीं है? ए ऐसे घर जिनमें केवल एक कमरा और कोई ठोस दीवार और छत नहीं है, ये तो बिल्कुल इसका है। बी दिव्यांग सदस्यों वाले परिवार, ये भी इसका मापदंड है। सी ऐसे परिवार जिनमें कोई सक्षम सदस्य नहीं है, ये भी इसका मापदंड है। डी ऐसे परिवार जिनमें 15 से 59 आयु वर्ग की कोई वयस्क महिला नहीं है। गाइज ये इसका कोई मापदंड नहीं है। गाइज हमारा जो है ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये पूछ रहा है कि कौन सा मापदंड नहीं है, तो इसमें जो डी है ये इसका मापदंड नहीं है और बाकी ए बी सी तीनों के तीनों जो हैं ये जो जाति जनगणना होती है, सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना है उसके मापदंड है, लेकिन डी जो है ये इसका मापदंड नहीं है। यहाँ पे जो है नहीं और ऐड कर लेना है। ठीक है। नेक्स्ट, सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक खाली जगह की स्थापना की गई थी। गाइस ये नीति आयोग है, ये किस तरह की संस्था है, किस तरह का जो है समूह है? ए सामाजिक विचारक समूह, बी धार्मिक विचारक समूह, सी नीति विचारक समूह, डी नैतिक विचारक समूह। गाइस ये नीति आयोग जो है ये नीति विचारक समूह है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड गाइस नीति आयोग की जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एंड नीति आयोग का जो पुराना नाम था वो था योजना आयोग। नेक्स्ट, एंड गाइस नीति आयोग के बारे में बात करें, नीति आयोग की स्थापना जो है 15 मार्च 1950 को योजना आयोग के रूप में होती है। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। नीति आयोग का पुराना नाम जो है योजना आयोग है। एंड नीति आयोग के जो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं वो सुमन बेरी है। एंड नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। एंड नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। उत्तर प्रदेश की नृत्य शैली कौन सी है? इंडो फारसी नृत्य शैली के बारे में बात करें। ए गरबा, बी छाऊ, सी कथकली, डी कथक। उत्तर प्रदेश का जो है वो है कथक। गरबा गुजरात का है,
छऊ जो है ये शायद छत्तीसगढ़ का है, एंड कथकली ये केरल का है। तो कथक जो है ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एंड कथक नृत्य के बारे में बात करें, कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य है। एंड कथक के प्रसिद्ध कलाकार के बारे में बात करें तो कथक के प्रसिद्ध कलाकार में पंडित बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, शोभना नारायण, बिंदादीन महाराज, गोपी कृष्णन, मालविका सरकार, नारायण प्रसाद, मंजूश्री चटर्जी, कुमुदनी लाकिया, कालिका प्रसाद जी, विद्या गौरी हडकर, सितारा देवी, ये सभी जो है उत्तर प्रदेश के कथक नृत्य से जो है संबंधित है। तो आपको इन सभी के बारे में जो है पता होना चाहिए। गाइज आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपकी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड गाइज इस वीडियो की PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल समर्पण शिक्षा पर अवेलेबल है।